नाजिम साहब कि क्या कर रहा है गठबंधन, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी तो ऐसा लग रहा है कि जीत का बिगुल जो है वो फूंक चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। गठबंधन क्या करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए साजा जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि भाजपा ने जीत का बिगुल फूंक दिया, तो चिंता ना करें, अभी 10 साल का बायोडाटा निकाल लेंगे हम। 2014 से लेकर 2024 तक का सारा देख लेंगे उनका कि उन्होंने 10 साल के अंदर क्या कराया। उन्होंने नोटबंदी कराई है, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए जब जनता परेशान है। कोरोना काल के अंदर जनता क्या थी, तराई तराई हो रही थी, वो सारी चीज़ हम पूछ लेंगे। अभी जीत के लिए कहा है ना, चिंता मत कीजिए। यही वो जनता है जो 2024 के चुनाव के अंदर भाजपा को आईना दिखाने के लिए तैयार है। और मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमारा अलायंस गठबंधन चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि ये जनता समझ चुकी है कि सत्ता परिवर्तन होगा 2024 के अंदर, और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से हावी होने जा रहा है 2024 के अंदर। ये जनता ने मन बना लिया। क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं साजिद जी, देखिए हमारे आटे पे जीएसटी है, जो सबकी ज़रूरत है, वो आटे पे भी जीएसटी। बताओ आम आदमी कहाँ से जीएसटी भरता रहे? और बताऊँ, अभी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 10 साल हो गए। 10 साल में हमें ना 20 करोड़ नौकरियों को भी उनसे पूछ लेंगे। और जो बात वो आती है ना, भाजपा के ये कहते हैं प्रवक्ता जी, हमने 80 करोड़ को राशन दिया। मैं ये कहता हूँ 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना दिया। काश अगर 80 करोड़ को आप रोजगार देते। हाजी नाजिम में उनसे आके कहता कि आपने सराहनीय काम करा, क्योंकि रोजगार हमारी प्राथमिकता है। और उसके साथ साथ हमारी अपनी महिलाओं की सुरक्षा की जो बात करते थे, अभी आपको बता दूं हमारी बहन बेटियां कहां सुरक्षित है। और तो और भाजपा ने ये कहा था कि स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो स्मार्ट सिटी भारत के अंदर है कहां? अभी तक स्मार्ट सिटी नहीं मिली। हाँ, लेकिन जो हमारे इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी, उन्होंने भारत को जो दिया वो सबके सामने। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं भाजपा से ये भी पूछना चाहूंगा कि जो आपने एम्स कितने बनाए, आपने आईआईटी कॉलेज कितने बनाए, ये मेन हाजी नाजिम साहब, मेन मुद्दे हैं और शायद आप लोगों के भी यही मुद्दे हैं। प्रियंका टंडन जी, क्या वाकई ऐसा लगता है इन मुद्दों के साथ में बीजेपी को इस बार बड़ी चुनौती मिलने वाली है विपक्ष की तरफ से? देखिए, मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं था, ना लगता है। एक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर, वो है बिना चेयरमैन के। चेयर देखी है आपने? वो ऐसी पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को किसी प्रकार की किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। कोई चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं। ये ऐसी जो पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, ये हमेशा होते हुए आए, कुछ नया होता नहीं आया। यहाँ पर ना ये अपनी ही दलीलें लेके बैठे हैं, अपने आप में आपस में झगड़ रहे हैं। इनको बोलो मीटिंग के लिए आ जाओ, तो ये खुद ही मीटिंग के लिए नहीं आते हैं। आपस में एक दूसरे की बुराइयाँ, खुद ही क्लैरिटी नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसी पार्टी बार बार सब गिनवाते हैं, नौकरी नहीं दी, आप लोगों को जाने के लिए फ्लाईओवर दिया, वो दिखाई नहीं देता। आप लोगों को लग्जरी मिल रही है दिल्ली में रह के, आपको वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जो नहीं किया आपको दिखाई दे रहा। तो इतना रोजगार कैसे आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती। लोग रोज उठकर सुबह ऑफिस जाते हैं। अगर मोदी सरकार ने आपको जॉब नहीं दी, नौकरी नहीं दी, तो आप जाते कैसे हैं फिर काम पे? मुझे नहीं लगता कि कुछ बोलने की जरूरत है। सबको बखूबी सबको खुद ब खुद पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देश की जनता बहुत समझदार है अपना चयन करने में। उनको पता है किसको लाना है, किसको नहीं लाना। मुझे लगता कि ऐसे कोई चैलेंजेस बीजेपी पार्टी के लिए आने वाले। ठीक है, बीजेपी के लिए कोई चैलेंजेस नहीं है, ऐसा कह रही है प्रियंका जी। लेकिन कपिल जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि बीजेपी में तो नजर आ रहा है कि एक्टिव मोड है यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जो लीडर्स है वो जा रहे हैं। उधर राम मंदिर का भी आगाज बस कुछ ही दिन का इंतजार रह गया है। लेकिन इधर गठबंधन के खेमे में चल क्या रहा है? या तो सीट बंटवारे तक भी बात नहीं पहुंच पा रही है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हर पार्टी को अपने लिए चाहिए। देश के बारे में कौन सोचेगा और फिर गठबंधन के बारे में कौन सोचेगा? गठबंधन बहुत अच्छी जगह चल रहा है, चर्चाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरा गठबंधन को लेके एक ही छोटी सी बात ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां वो मजबूत हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं तो तवज्जो उनको मिलनी चाहिए, उनके प्रत्याशियों को मिलनी चाहिए। जो गठबंधन है बहुत अच्छे सिरे से चल रहा है, सारी पार्टियां मिलजुल के काम करी। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में प्रॉब्लम है, किसी राज्य में प्रॉब्लम है। लेकिन अब धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर निकला जा रहा है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो तवज्जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले। जैसे यूपी है, वहाँ पे समाजवादी को। तो इससे क्या देश का कोई भला होने वाला है? देश का भला होगा जी, सारी पार्टियां इकट्ठी होगी। पार्टी अपने बारे में सोचेगी तो देश के बारे में। आज आपको पता है बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा? आप बताओ, नोटबंदी है, इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, क्या नोटबंदी से खुश हुए हैं? सब परेशान हुए हैं। जीएसटी इन्होंने लागू किया, देश में क्या किया है? आपने कहा था नोटबंदी आएगी, उससे देश में आतंकवाद खत्म हो गया। आपको लगता है आतंकवाद खत्म हो गया? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो देश की जनता यहाँ पर मौजूद है। देश की जनता से ही समझ
क्या कह रहे हैं भाई साहब, आम आदमी पार्टी के बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष दृष्टिहीन और मुद्दाहीन तो विपक्ष हो रखा है। अभी तक दूल्हा, अभी क्या कह रहे हैं, काम चल रहा है। और मोदी जी काम कब से कर रहे हैं? मोदी जी, मैं कह रहा हूँ, ऐसे नेता हैं जो 24/7 चुनावी मोड और देश के प्रोग्रेस के लिए काम करते रहते हैं। आप समझो इस बात को। और अभी इनके क्या है, अभी सोच रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, मायावती से करें, मायावती को बाहर निकालें। आप बताओ मुद्दा है क्या इनके पास? इनके पास एक मुद्दा है क्या, मोदी जी हटाओ। फिर करोगे क्या? जनता के लिए क्या करोगे? कोई मुद्दा नहीं है। किसी विपक्षी पार्टी को पूछो, मोदी जी के हटाओ, हमें लाओ। अरे भाई, आप तो पहले से थे, हटे क्यों? यदि आपने इतने अच्छा काम किया, इनके पास मुद्दा ही था, तो फिर हटे क्यों? मेरे भाई कह रहा 2 करोड़ नौकरी। मेरे को एक बाइट बता दो कि मोदी जी ने कभी अपने भाषण में 2 करोड़ नौकरी का जिक्र किया। जिस आदमी को, जिस भाई को यही पता नहीं नौकरी और रोजगार में फर्क क्या होता है, तो आप बताओ उस विपक्ष का क्या हाल होगा और कैसे मोदी से मुकाबला करेंगे? मेरे को तो साजिश समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी समझना है कि राम मंदिर क्या कोई मुद्दा रहने वाला है इस बार 2024 के चुनावों पर? जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के, जनता से जान लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? राम मंदिर मुद्दा रहेगा या नहीं 2024? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मोदी ने बनवाया इसलिए रहेगा। अच्छा, और मोदी ने धर्म भी चल रहा है और विकास, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, धर्म भी चल रहा है और विकास भी चल रहा है। मानते हैं आप इस बात को 100%? अगर बीजेपी के पास दूसरे मुद्दे हैं तो इतना राम मंदिर के ऊपर इतना क्यों मतलब फोकस है कि राम मंदिर से ही चुनाव? अब बीजेपी अपनी काम बताए ना कि भाई ये काम हमने किया है, ये तो सब लोग बताते हैं। जो विकास तो हो रहा है। देखिए ना, जो विजिबल है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का मेंटल जो स्टेटस है वो तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ सीपी में देख रहा हूँ कि किस तरीके से गिर चुका है, किस तरीके से एक के ऊपर मतलब सब गिर चुके हैं। मतलब अपनी विविधता देखते ही नहीं कि भारत क्या था और कहाँ पहुँच गया। लोग एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, बस एक ही बात है और कुछ है ही नहीं। देश जब हमारा विभिन्नताओं का देश है, इसमें बिल्कुल विभिन्न लोग आने चाहिए, विभिन्नता की बात होनी चाहिए। लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ सब एक ही तरह के लोग हो चुके हैं, सिर्फ राम मंदिर और कुछ नहीं है। उसी से सरकार बन रही है और जनता ही सरकार बना रही है। क्या दलित वगैरह यहाँ पर मतलब रियलिटी नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आतंकवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। हर दिल्ली में, बॉम्बे में बम पटाखे होते थे और जब से बीजेपी गवर्नमेंट है एक भी पटाखा पूरे देश में नहीं हुआ। इनको शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? पूरे देश में कहीं आतंकवाद नहीं है, केवल इनको ये दिखता बस मिलो और खाओ, मिलो और खाओ। इनका और कोई काम नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और आतंकवाद को हुआ है और पाकिस्तान भी अपने औकात में बैठा हुआ है। हमारा ये कहना है देश को। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो है, इसका असर बहुत होगा क्योंकि ये 550 साल की संघर्ष के बाद पूरा हुआ है। 550 साल के संघर्ष के बाद ये बना है, तो बहुत ज्यादा मतलब गर्व का विषय है। गर्व का विषय। यहाँ से क्या बोलना चाहते हैं? ये ऐसे लोग हैं, इनको देश से नफरत है, ये बातें ऐसी करते देश तोड़ने की। क्या लगता है इस बार ये मुद्दा रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? क्योंकि विपक्षी पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों को घेरने के लिए। देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पे आप कहीं भी खड़े हो जाएंगी तो लाखों की तादाद में जनता आपके इसी बात के समर्थन। क्या मुद्दा सिर्फ राम मंदिर ही है इस देश का? विकास, नौकरियां, बेरोजगारी, गरीबी, कोई मुद्दा नहीं? कहता हूं, कांग्रेस के पास मोदी जी जैसा कोई चेहरा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो छवि कांग्रेस के नेताओं की जनता के सामने आई है कि अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता, लोगों को जो दिखाया गया, चाहे बीजेपी के IT सेल ने दिखाया, चाहे यूट्यूबर्स ने दिखाया, लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता को लगने लगा है कि गांधी नेहरू परिवार से हटाकर एक कांग्रेस की अलग छवि होती तो अलग था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिमट कर रह गई है गांधी नेहरू परिवार पर। दूसरा, उसका सबसे बड़ा मैं रीजन बताता हूँ, आज भी कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में इंडिया गठबंधन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उस आइडियोलॉजी जो आम आदमी पार्टी जिसने उसको उखाड़ फेंका पूरे देश के अंदर, उस आम आदमी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज उन्होंने मीटिंग की है। मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत और अरविंदर सिंह लवली इस मीटिंग में शामिल हुए और फिर वही गलती करने जा रहे हैं जो इन्होंने पहली बार उसको सत्ता में लाने के लिए की थी आम आदमी पार्टी को। अब कहीं ना कहीं ये साफ है कि पूरी तरह से इस समय विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है पूरी तरह से मुझे नहीं लगता सफल होने वाला है। ये आप देखेंगे जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो महाराष्ट्र में इनकी बात नहीं बनने वाली, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, और वहीं आप बिहार में बात करिए, ममता बनर्जी से बात करिए, आम आदमी पार्टी से, कोई पार्टी और समाजवादी पार्टी कभी भी इनको 10 सीटों से ऊपर नहीं देने वाली। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। वो ये गठबंधन नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला।
देखिए हमारे अपने भाजपा के प्रवक्ता ने कितनी खूबियां गिना दी हैं, लेकिन इन्होंने ये आज तक नहीं बताया। सुनिए मेरी बात, नहीं बात नहीं सुनिए, मेरे बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है तो आप भी चल गए। अरे मैं ये कहता हूँ काला धन की बात करी थी आपने, काला धन कहाँ आया है? और जो मेरे भाई, अरे सुनिए, मेरे भाइयों के अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, आज तक नहीं आया। सुनिए ये भी सुनिए अभी थोड़ा मैंने शुरुआत करी है, आप है ना पानी पी लीजिए, ठंडे हो जाएंगे, अभी ठंड आने वाली है, चिंता मत कीजिए। देखिए तो चल रही है, आपको महसूस नहीं हो रही? टेंशन आप लोगों को बहुत ज्यादा है। ये तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, तो मैं इनसे कहता हूँ अभी ठंडे हो जाइए, 2024 के अंदर आपका सत्ता का नशा चूर हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि भारत की आवाम जो बेरोजगार हो रही है ना, अपने रोजगार की अगर बात करती है तो इन पर लाठियां बजती है। एक बात का जवाब दीजिए नाजिम साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक सेकेंड। इतने महीने बीत गए, बैठकों पे बैठकें चल रही है गठबंधन की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है, ऐसा क्यों? देखिए नतीजा आपको अब मिल जाएगा। देखिए मैंने कहा ना कि 2024, सुनिए 2024 का भी चुनाव आने दीजिए। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया, और जनता जो बार बार ये कह रही है ना कि भाजपा आएगी, मैं सबको बता दूं, सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता, और ये देश हमेशा संविधान। हवाई बातें हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, क्या आपको भी लगता है इन हवाई बातों से काम चलने वाला है? 2024 करते रहे, पूरा 23 बिता दिया, 24 भी लग चुका है, फरवरी आने वाला है, अब भी कह रहे हैं नतीजा आपको दिख जाएगा। देखो साथिया, जनता के पास स्पष्ट तरीके से 10-10 साल दोनों पार्टियों को दे दिए, यूपी और एनडीए को। 10 साल कांग्रेस के पास रहे, 10 साल बीजेपी के पास रहे। अब जनता को ईमानदारी से समीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या 2004 में जो रेट थी वो 2014 में छोड़ के गए, 2014 से 2024 आ गई, रेट का डिफरेंस क्या रहा, महंगाई का डिफरेंस क्या रहा, रोजगार का डिफरेंस क्या रहा, जनता सब देख सकती है। और बहुत ऐसा नहीं है कि आंकड़े इंटरनेट पर नहीं पड़े हुए, सारे आंकड़े इंटरनेट पर पड़े हुए हैं। जनता बहुत ही ईमानदारी से, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस देश में रहे हैं जहां से हर व्यक्ति बहुत परेशान था। जैसे 370 को ले लिया जाए, जम्मू कश्मीर पे आप देखेंगे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सुरक्षा के लिए खर्च होता था। 1 लाख करोड़ बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 370 का जिगर कुछ मिला नहीं। आप देखिए तमाम स्कीमें मोबाइल से आधार कार्ड से कनेक्ट की, 2,80,000 करोड़ रुपया बच रहा है। वो किसका बच रहा है? जो लोग बीच के गुमराह करके, जो कह सकते हैं मध्यस्थता निभाते थे, वो लोग लेते थे। अब आधार कार्ड से जोड़ने के बाद तमाम चीज़ें ऐसी हुई जो स्पष्ट तौर से निकल के आई हैं। अब जनता निश्चित तौर से 2024 में वोट देने से पहले कहे कि निश्चित तौर से मनमोहन सिंह की सरकार ज़्यादा अच्छी थी या नरेंद्र मोदी की है, उसी हिसाब से वोट करेगी। ठीक है, जनता से एक बार फिर से जान लेते हैं, जनता क्या कहना चाहती है, क्या सोचती है जनता? बेटे वो कह रहे थे कि डर का माहौल है, डर का माहौल है, सारी जगह खुशहाली खुशहाली, सारे खुश हैं। पहले यहाँ भूपू बोलता था अपने सामान को बचा के रखिए, आपके सीट के नीचे कहीं बम ना हो। आज सारा भाई साहब ने कहा 15 लाख मोदी जी ने खाते में डालने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जो काला धन आएगा उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक आदमी के हिस्से में 15 लाख आता है। आप लोग गलत यहाँ पे आके अफवाह फैलाते हो। बाकी भाई साहब ने कहा कि भाई गठबंधन ही आएगा, भूल जाओ गठबंधन को, मोदी जी का सिर्फ शपथ ग्रहण बाकी है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अब काला धन पे 1 मिनट में बोलूंगा। भाई साहब कह रहे थे काला धन है, काला धन कैसे आता है? कहीं 3,000 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं 354 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं कितना। ये काला धन है और क्या है? ये पते की बात है। ये व्हाइट है, ये व्हाइट धन है क्या जो अभी पकड़ा जा रहा है जगह जगह? और इनका बिचौलियापन खत्म हो गया क्या? इनको जो बीच में कमीशन मिलता था ना, वो खत्म हो गया। तड़फड़ाहट इस बात की है, मोदी से दिक्कत नहीं है। मजदूरी, बेरोजगार कौन हुए हैं? पार्टियों के नेता। इनके नेता जो गठबंधन के ना, वो बेरोजगार हुए, जनता बेरोजगार नहीं है। फंडिंग बंद हो गई, फंडिंग बंद हो गई है। तो ये कहना है जनता का, ये आम पब्लिक है, देश की राजधानी दिल्ली से जो जनता बोल रही है। बोलो भैया। ये जो भाई साहब काला धन की बात, धीरज साहब किसकी नेता था? उड़ीसा किसकी नेता था? 350 करोड़ रुपए निकला है। कौन था काला धन? वो नहीं था क्या? वो क्या आगे पट्टी बना हुआ थी? कांग्रेस राहुल गांधी जो युवा नेता है, 54 साल के अंकल जी के, राहुल अंकल जी के बोल देना भाई, वो धीरज साहब कांग्रेस के ही नेता था।
भारत जोड़ो यात्रा में आगे आगे चलता था, गाड़ी के पंचर बनाते कन्हैया कुमार के साथ। और 2024 की बात करें, 2023 में आपको जनता ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छत्ती के दूध पिला दिया आपको, उसके बाद भी 24 की बात कर रहे हो। सामाना चाहिए भाई साहब, भूल में सरकार बनेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आज़म साहब। देखिए, जनता के सवालों का जवाब। हाँ साजिया जी, देखिए जिस तरीके से मेरे काबिल दोस्त ने कहा, काला धन के बारे में भी कहा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आरबीआई की तरफ से ये हो गया था कि सारे नोट वापसी आ गए, तो ये पैसा कहाँ का है? तो इस बात पे भी जवाब देना पड़ेगा। और सुनिए, और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, जो अभी हमारे अपने सुनील जी ने जो कहा था कि हर चीज़ को जैसे बैंक अकाउंट सबको आधार से लिंक कर रखा। मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम हम लोगों की जो वोट का है एक अधिकार है, तो क्या ईवीएम के साथ आधार को लिंक नहीं करा जा सकता ताकि सारी वोट आपको जैम ना? ईवीएम को आधार से लिंक क्यों नहीं करा जाता? जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप मुद्दों से तो भड़क जाते हैं, लेकिन जब देश के असल मुद्दे आते हैं तो आप लोग आस्था का नाम ले लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, आधार को क्यों ईवीएम से लिंक नहीं करते? अरे जेन्युइन वोट डलनी चाहिए देश का हर नागरिक की, लेकिन आप लोग दूसरे मुद्दे को ले आते हैं। और जब हाजी नाजिम कहता है कि जो युवा बेरोजगार हुए हैं उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं, तो आप आस्था के नाम पर मंदिर ले आते हैं। मंदिर ले आए। आने वाले वक्त में आप लोग क्या कहेंगे? हमें रोजगार चाहिए, इसलिए संविधान पढ़कर लोग आप आए ताकि पता चले आप लोगों को संविधान की कीमत क्या है। ठीक है प्रियंका जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ईवीएम को आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए। मैंने देखा है इटावा के आसपास तमाम पूर्वांचल के क्षेत्रों में, जहां वोटिंग के समय लोग पेड़ काट के डालते थे, पुलिस को रोका और वहां 90% वोटिंग हो गई। या तो उन गाँव में आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो गांव के लोग कवर कर लेंगे और वहीं से आधार कार्ड कट करके होने लगेगा, फिर तो वोट पड़ गया। आप देखिए जितना सुरक्षा। ये बताइए, अमेरिका के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये बताइए ना। आप अमेरिका को वो करते हैं? मैं उसका बता दे रहा हूँ। अमेरिका की, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। अमेरिका की जनसंख्या को देखिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखिए। हमारे देश की जनसंख्या और अमेरिका की जनसंख्या बहुत अंतर है। सुरक्षा की व्यवस्था देखिए वहाँ बहुत ज्यादा है। हमारे देश में ग्रामीण अंचल में कहाँ, दिल्ली से निकल के देखो ना, लाइट भी नहीं है अभी, वहाँ सड़कें भी नहीं है वहाँ। या तो वहाँ वोट पड़ जाएगा। आधुनिक युग है, सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। तभी तो गाँव से कराएंगे आप लोग, तभी आप लोग गाँव से एंड्रॉइड से कराएंगे। उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आप आधार को आइडेंटिटी नहीं मानते? मैं बता, नहीं, आधार को आइडेंटिटी नहीं मानते, बैठ कर थोड़ी वोट डालेगा, आधार को आइडेंटिटी नहीं मानते। ठीक है, जनता क्या सोचती है? आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। फूल फड़म क्या भाई साहब? ये अगर आप काले धन की बात हो रही है तो जो जितने भी छापे पड़ रहे हैं ना, ये सत्ता पक्ष के नेताओं घर पे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? अजीत पवार यहाँ क्या हो गया? वहाँ क्यों नहीं गई ईडी सीबीआई? बताइए, जब उनके साथ शामिल तो वहाँ क्यों नहीं आती है? जो विपक्ष के यहाँ पे ही छापे क्यों पड़ रहे हैं? कभी सत्ता पक्ष के यहाँ भी जाए, छापे पड़ के देखिए, वहाँ पर चले कितना काला धन है। ठीक है प्रियंका टंडन जी, सवाल तो वाजिब है कि क्या सारा भ्रष्टाचार जो है वो विपक्षी नेता ही करते, सत्ता पक्ष को कुछ नहीं करता? आपको लगता नहीं है कि वो ही करते हैं? क्योंकि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति की बेइज्जती करे, साथ ही में हर तीसरे दिन जिनके घर से काला धन निकले, पहले लोग कहते थे, एक सेकंड, पहले लोग कहते थे बम ब्लास्ट, सिक्योरिटी नहीं है। किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ। हर परेशानी में कांग्रेस का हाथ, तो लोगों ने हाथ ही हटा दिया और हाथ को हटाने के बाद ही देश का विकास शुरू हुआ। साफ बात है, आपके यहाँ से काला धन कैसे आता है? और उसके बाद में क्या बोलते हैं? देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो आपको पता है ना कि आप गलत हैं, तभी तो आप कुछ बोल नहीं पाते। अगर आप अच्छे हैं तो आप हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पाते? क्यों आपको गठबंधन करना है? क्यों आपको और लोगों की सपोर्ट चाहिए? क्यों इंडिविजुअली? देखो राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल नॉलेज है ना, वो नील बटा सन्नाटा था, है और रहेगा। तो विपक्षी पार्टी कभी भी रिप्रेजेंट न कर पाई थी, ना है, न कर पाएगी, क्योंकि इनके कार्य अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आ रही हूँ सुनील जी, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। एक बार कपिल जी से जवाब ले लूँ। कपिल जी, मुझे ये बताइए कि गठबंधन की बात हो रही है, 2024 का राग अलापते रहे आप लोग पूरे 2023 में, लेकिन 2024 फरवरी आने को है। आप लोगों के यहाँ अब तक कुछ भी तय नहीं है, सब कुछ पूरी तरीके से तितर बितर नजर आ रहा है। सब कुछ वायरल होने में कितना समय और समय चल रहा है मैम, और चर्चाएं चल रही हैं, आपको बताया चर्चा चले, लेकिन चर्चा तो पूरे 2023 चलती रही। सबकी आवाजें और सबकी देख रहा हूँ कि आप ऐसा तो नहीं 2024 में भी पूरे साल चर्चा ही चलेगी और आप लोग नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं ये समझ नहीं आ रहा भाजपा को इतनी जल्दी क्या है कि विपक्ष डिसीजन ले ले। विपक्ष डिसीजन नहीं, जनता जानना चाहती है। जनता जान रही है। अभी एक जगह सर्वे चल रहा है, हर पार्टी अपना प्रत्याशी ला रही है, सारे काम हो रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कितना भ्रमित है, हमारे लोग कितने गुमराह हैं कि उनको मणिपुर जैसी जगह दिखाई नहीं दे रही।
उनको बाकी पूरा भारत नजर आ रहा है, मणिपुर जैसे देश नजर ही आ रहा। अगर आप जनता पर ही सवाल उठा देंगे तो फिर आपस में क्या चलेगा? नहीं मैम, बहुत चीजें हैं, भाजपा के कई काम हैं। भाजपा जो है मीडिया को कंट्रोल करता है। कहना आपको लगेगा कि मैं ऐसी बात गलत है, ये गलत है। कोई मीडिया कंट्रोल नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में हम खड़े और दूर दूर से लोग, आपको यकीन नहीं है, लोगों से पूछ लेते वो कहाँ से एजेंसी आए। कितनी उनकी वो है कि आज तक मणिपुर के ऊपर उन्होंने कुछ भी भाषण नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही, कहीं भी मीडिया गया है, कहीं भी कोई नेता गया, आज तक बात नहीं। नए साल के पहले दिन वहां पे इतनी बड़ी हिंसा घटनाएं हुई है, किसी का कहीं भी जिक्र नहीं है। इतनी बड़ी घटना, कहते राम राज्य आ गया। आप देखिए वहां पे लेडीज के साथ कैसे कैसे सुलूक हुए हैं, किसी ने कोई मुद्दा उठाया, किसी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, कुछ नहीं बताओ। देकर सारी जिम्मेदारी मीडिया की है। आप लोगों के नेता क्या करते हैं? आप लोगों के नेता क्यों नहीं चाहते लोगों के घरों में जाए, लोगों को बताए हमारे काम क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? लेकिन आप लोग क्या करते हैं? एसी रूम में बैठ जाएंगे, हीटर रूम में बैठ जाएंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी आप लोग भूल जाते हैं, फिर मीडिया के ऊपर ठीक काम करने वाले लोग काम करें। लोग कह रहे कांग्रेस ये महागठबंधन बना है, ये कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, ये महागठबंधन है। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां सारी जुड़ी हैं, सारी क्षेत्रीय पार्टी जुड़ी है। दिल्ली की पार्टी जुड़ी है, यूपी की पार्टी जुड़ी है, बिहार की जुड़ी है, बंगाल की जुड़ी है। ये कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस की वैल्यू होती या कांग्रेस का राज होता या कांग्रेस के नेताओं में दम होता तो गठबंधन की जरूरत नहीं होती। आज ये गठबंधन बना तो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बना है, क्योंकि लोग। मैं फिर उसी पर हूँ कि अब तक कोई समाधान, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जनता क्या सोचती है? पश्चिमी बंगाल पे भाई साहब क्यों नहीं बोलते हैं? वो भी तो नेहरू जी की देन है, और मणिपुर की जो समस्या है वो भी तो नेहरू जी की देन है, उसको हम आज तक झेलते आ रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से बात करना चाहता हूँ मैम, कि उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, जो कि 450 रुपये सिलेंडर दिल्ली के अंदर हो रखा है, और हम एक उंगली का वोट एक अपने भरोसे पे अपना विश्वास करके एक वोट दे देते हैं जनता समेत, पर 4 साल के लिए उनको वेट करते, जैसे वो हमारे घर पे भी आते, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हमारा समय आता है तो हमें कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है कैसे हम जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। और अब ये सोचा जाए कि अब मान लो इनको अभी कोई छोटा मोटा केस वेस हो जाता है, पुलिस वेस का कुछ भी 19-21 हो जाता है, तो केजरीवाल साहब को तो कुछ भी नहीं कहा सकता। आम आदमी का अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको 6 साल के लिए डाल दो, 2 साल के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैडम, ये केजरीवाल की पार्टी की मतलब वो फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, उनकी तो कोई फिलॉसफी नहीं है। उसने खुद कहा था कि ये आतंकवादी मतलब जो होते हैं, मतलब वो उनकी फिलॉसफी तो होती है कि जहाँ भी मौका मिले आतंक फैलाओ। ठीक है सुनील जी, लेकिन मुझे ये समझना है कि बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं। मेरा फिर वही सवाल है कि ये लोग समाधान पर आकर कब पहुंचेंगे? 2024 की शुरुआत हो चुकी है, फरवरी लगने वाला है, इलेक्शन बेहद नजदीक है। राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे, राम मंदिर पर भी जवाब मिल चुका है, लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि कौन कहां से कितना लड़ने वाला है। देखो शाजिया जी, अभी एक साथी ने इसमें ये कहा कि विपक्ष के खिलाफ ही छापे क्यों पड़ रहे हैं। इस देश में एग्जाम्पल है कि चंद्रबाबू नायडू को अभी जेल भेजा गया, न वो ईडी ने भेजा, न सीबीआई ने भेजा, और जनता में कोई व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा बीजेपी के नेता को आप जेल भेजेंगे। तो आप पकड़िए, बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जेल भेजिए उनको, कौन रोक रहा है आपको? 8 राज्यों में आपकी सरकार है, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की। यदि लगता है कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो वो जेल जाने चाहिए किसी भी कीमत पर। आप देखिए छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार सरकार रही रमन जी की, बीजेपी की, उसके बाद आती है कांग्रेस की सरकार, बघेल साहब। एक भी बीजेपी का नेता आपको नहीं पकड़ में आया भ्रष्टाचार में, एक भी नेता को आप जेल नहीं भेज पाए 15 साल में। जो आपने 2018 में आरोप लगाए थे बीजेपी के खिलाफ, मुझे लगता है सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ बड़ी जांचें होनी चाहिए थी, नहीं की। अभी आप देखिए कर्नाटका में आपकी सरकार आई और आपने कहा कि 40% कमीशन बीजेपी के नेताओं ने लिया, 6 महीने से ऊपर हो गए, एक बीजेपी के नेता जेल नहीं गया, एक के खिलाफ भी नहीं गया। तो निश्चित तौर से आरोप लगाने से पहले मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। अगर वास्तव में बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो 2024 में कैसे संदेश दिया जाए, अधिक से अधिक उनको जेल पहुंचाएं। 70% से ऊपर जितने भी प्रकरण भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं वो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रहे हैं, न कि सरकार के निर्देश पर। यदि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है तो माननीय न्यायालय के दरवाजे हमेशा हर व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं। मैडम, गवर्नर जो हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अबाइड करती है। अगर इनके क्या नाम है आपके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं तो वो गवर्नर परमिशन देते हैं। ये परमिशन को कर्नाटक में नहीं दी जा रही, ये परमिशन वेस्ट बंगाल में नहीं दी जा रही, उधर क्या नाम है
5 साल जो वहाँ पर सरकार रही है, इस दौरान सेंटर में बीजेपी की सरकार है और गवर्नर वही अपॉइंट करते हैं। अगर गवर्नर परमिशन नहीं देंगे तो आप किसको गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। नहीं दी आज तक गवर्नमेंट ने किसके लिए परमिशन नहीं, कौन सी के लिए परमिशन नहीं दी? गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आप बताइए, गिरफ्तार करने के लिए परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं। विधानसभा का मेंबर होगा वो गवर्नर की परमिशन के बिना गिरफ्तार नहीं होगा। नाम लेके बताइए ना किसको परमिशन नहीं क्या दी। बात कर रहे हो? नाम लेके ईडी किसी के घर छापा मारने जाएगी, पहले गवर्नर से भी मतलब क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? हम नेशनल टीवी पे खड़े खड़े ईडी किसी से पहले गवर्नर से पूछेगी मैं इसके घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ? कहाँ बेहुदा बातें कर रहे हो? पढ़े लिखे बताते हैं, आपकी पढ़ाई पे शर्म है, आपकी पढ़ाई पे शर्म है। हाँ, यदि जांच के बाद गिरफ्तार करना तो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन छापा तो मारे ना जाके। आप शिकायत तो करो, जाके शिकायत करोगे तभी तो छापा मारेगा, ऐसे ही मार देंगे। गवर्नर की इजाजत लेनी पड़े, पति से पूछो कुछ बच्ची से। आप बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, जवाब। देखिए, ईडी और सीबीआई की जांच पे सवालिया निशान खड़ी कर रहे हैं ये लोग। मैं एक बात पूछता हूँ, क्या जब वो छापा मारने जाते हैं वहाँ पैसा नहीं मिल रहा? पैसा मिल रहा है तभी तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, नहीं जमानत मिली, क्यों नहीं मिली आखिर? आज केजरीवाल को क्यों लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा? घोटाला हुआ है तभी हुआ है ना। नेचुरल देखिए, जहाँ जहाँ भी छापेमारी हुई वहाँ पैसा मिला, विपक्षी पार्टियों को मिला और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बात समझिए। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया के बाद कौन सा पैसा मिला है बताइए? आप कह रहे हैं ईडी छापे मारी, पैसे मिले, आपको जमानत क्यों नहीं दे रही? कौन सा पैसा मिला? देखिए, बात समझिए, लिखतम के आगे मुक्तम नहीं चलता, लिखतम के आगे मुक्तम नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तावेज पेश किए गए। बीजेपी जो है वो ईडी है, ईडी जो है वो बीजेपी है। सरकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए कभी। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के आप किस नेता के पास पैसे आप मिले हैं? राष्ट्रीय आप ये बताइए। आप देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं बिना पैसे के। ये पैसा कहाँ से रहा है? प्रधानमंत्री मोदी देखिए, तथ्यों तथ्यों की बात करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेज है, आईटी सेल के लोग रेप करते हैं, तो उसके बाद सेव करने के बाद वो लोग मध्य प्रदेश में आईटी सेल को ऑपरेट करते हैं। अब कितने दिनों बाद उनको, आप ये देखिए भाजपा के लोग, वीडियोस आप ये आरोप लगा रहे हैं, वीडियो तो किसी और ही दल के नेताओं के घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत नहीं दे रही है तो आप उस पर निशान उंगली नहीं उठा सकते। आपकी बात है, सारी जनता की बात है, सब कह रहे हैं ईडी के बाद पैसे मिलते हैं। देखिए, ईडी सीबीआई का का इस्तेमाल तब आप गलत कह सकते हैं, पैसा ना मिल रहा हो। जब पैसा मिल रहा है, तथ्य मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रही तो आप। ठीक है, पॉइंट है। अभी जिस तरीके से मेरे भाई कह रहे थे कि ईडी जब छापा मिलता है तो पैसा मिलता है, मैं पूछता हूं कि उस पैसे का बाद में क्या होता है? उस पैसे को कभी बताया गया कि उस पैसे को वहां लगाया गया? आप सुनिए, नहीं, इम्पोर्टेंट बात है, जनता के हक की बात है, पता चलनी चाहिए ना, जनता को पता चलनी चाहिए कि जो ईडी, अरे सुनिए, अरे बात सुन लीजिए, देखिए सुनिए, ये जनता जनार्दन खुद जानती है कि क्या करना क्या नहीं। इनको पता है कि पैसा कहाँ है, कहाँ लगना, कहाँ नहीं, इन्हें सबको पता है। लेकिन असल मुद्दे जो हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, ये असल मुद्दे हैं। मैं आपको इसलिए नहीं लग रही ना क्योंकि आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए क्या? ये बताइए, आपके अकाउंट में आए क्या? नहीं आए तो ये बताइए, आपके यहाँ पर रोजगार कितने बच्चे हैं आपके जो रोजगार के लिए? 3 राज्यों में बीजेपी को क्यों जिता दिया? अगर लोग तरसते हैं महंगाई से तो क्यों 3 राज्यों में सेमीफाइनल जितवा दिया? लोकसभा के अंदर इस वीडियो को थोड़ा सा ना जूम करके, एक बेटी इंसाफ के लिए क्या कर, ठीक है, ठीक है। भूल गए 84 की बेटियां भूल गए। जब 84 में तुमने क्या नाम कहते हैं टायर बांध करके लोगों को मारा था, तब कांग्रेस भूल गई और आज एक सिंगल बेटी के लिए बात कर। न्याय रहेगा, न्याय तो न्याय रहेगा, वो चाहे एक बेटी के लिए हो या 100 बेटियों के लिए हो। काम करना चाहते हैं देश के लिए, जिन्होंने इतना विकास किया है दिल्ली के अंदर, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। संजय सिंह जी जो कि भारत के एक बहुत अच्छे नेता हैं, उनको इतने परेशान किया जा रहा है, जेल में जाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस तरह की क्यों सियासत की जा रही है, जिसमें जो लोग काम करते हैं देश के लिए उनको परेशान करके जेल में डाला जा रहा है ईडी के द्वारा। टिकटें ब्लैक करता था, जवाब यहाँ से भी टिकटें ब्लैक करता था, तब वो नेता बने टिकटें ब्लैक करके। वो अच्छा नेता कहाँ? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह से बात करते हुए। एजुकेशन में काम किया उन्होंने, एजुकेशन में काम किया उन्होंने, हॉस्पिटल के लिए काम किया उन्होंने, गरीबों की आवाज उठाई है। अरे भैया आरोप लगे शराब घोटाले को लेकर के, दवाई घोटाले को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक का भी घोटाला सामने आ गया और आप कह रहे हैं आरोप क्या है? कोई घोटाला सामने नहीं आया। ये लोग सिर्फ, जो लोग विपक्ष की तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोगों का ये काम है, बीजेपी वालों का सिर्फ परेशान करना ताकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये लोग। यही लोगों का काम है इनका। ये कोई घोटाला कुछ घोटाला नहीं किया है। प्रियंका जी, जनता जानना चाह रही है कि केजरीवाल इन टीम को क्यों भेजा जा रहा है जेल के अंदर? वो भूल गए घोटाले क्या है? सवाल ये पूछ रहे और आरोप ये लगा रहे कि बीजेपी करवा रही है सब कुछ।
सारा काम बीजेपी करा रही है और कुछ तो हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। बीजेपी के पास कुछ काम नहीं है। घोटाले आपके होते हैं, मंत्री आपके जेल में होते हैं, करवाती बीजेपी है। कुछ कोई सीन होता है, करवाती बीजेपी है। अगर इतने अच्छे तो जेल में क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब? अगर आप इतने, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, आपके पास ईडी का नोटिस आता है, क्यों नोटिस आता है? अगर आप अच्छी पार्टी है, यदि कार्य कर रहे हैं, तो आप जेल में क्या कर रहे हैं? अगर इतने अच्छे हैं तो जनता परेशान क्यों है? जनता क्यों आपको, जनता खड़ी है क्यों गालियां दे रही है आपको? मैम बोल रही हैं ईडी का ये दुरुपयोग है कि मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है। आप बताइए उनके पास क्या निकला है? कुछ भी नहीं निकला। आप एक भी पैसा बता दीजिए, कोई इतना पैसों का कहता है घोटाला हुआ, वो पैसा कहाँ गया? कहीं हवा में है? किधर? आप बताइए ना, पैसा कहाँ पे है? पैसा तो कोई है नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, कुछ मिला नहीं, ठीक है। सरकारी तंत्र का मिसयूज क्या कोर्ट कर रहा है? क्योंकि कोर्ट तो जमानत नहीं दे रहा। कोर्ट को कुछ तो लग रहा होगा ना, कोर्ट को कुछ तो लग रहा होगा ना। क्या कोई चीज निकले मैम? बताओ आप उनकी चार्ज। कोर्ट के ऊपर तो विश्वास रखिए। कोर्ट में विश्वास है तभी तो जितनी चल रही है। तो फिर सवाल क्यों? सवाल है मैडम, आप बताइए पैसा कहाँ निकला? एक भी चीज नहीं निकली किसी के पास, कहीं कुछ कोर्ट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको संदिग्ध करार देता है तो अब तक जमानत में जारी नहीं। ये एक्ट ऐसा है जिसके अंदर जमानत तब तक नहीं मिल सकती जब ये एक्ट ही ऐसा बनाया हुआ है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे काम हो रहे हैं। वो भी लॉ का नहीं है, एक्ट भी मोदी सरकार का है सर। कैसे किसको यूज करना है, किस चीज को कहाँ यूज करना है, सरकार को कैसे यूज करना है, तंत्रों को कैसे यूज करना है, पता नहीं सरकार को यूज कैसे करना है, तो लोकतंत्र बना क्यों है? डेमोक्रेसी में क्यों जी रहे हैं हम? देश की जनता बहुत समझदार है। जनता से जान लेते हैं। एक मिनट बेटा, ऐसा है, ज़्यादा बहस नहीं करना, शॉर्टकट में बात करूँगा। ये इंडी गवर्नमेंट, इसमें 28 पार्टियाँ बोलते हैं, 28 पार्टियाँ, भगवान करे इनकी बनी रहे पार्टियाँ। मुझे 28 पार्टी में 8 पार्टियाँ ये बता दें हिंदू धर्म के साथ खड़ी हो, एक भी बता दें ये। मतलब मैं चैलेंज, कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा। 40 साल हो गए मेरे कोर्ट में छोड़े हुए, लेकिन फिर भी कोर्ट में साबित कर दूंगा जो ऐसा नहीं है जो हिंदू के साथ खड़ा होता हो या हिंदू के खिलाफ ना बोलता हो। सुनील जी, बहुत सारी शिकायत है जनता को। जनता कह रही है इतनी सारी पार्टियां हैं लेकिन हिंदुओं के साथ कौन खड़ा है? हिंदू के साथ सब खड़े। अरविंद केजरीवाल खड़े हैं दिल्ली में। आप बताइए इतनी सारी यात्राएं चल रही है, कौन सी जगह जा रही है? हिंदुओं के तीर्थ पे जा रही है, किसने करवाई? केजरीवाल जी खड़े। मैं सुनील जी से जवाब ले लूं। देखो, निश्चित तौर से फर्क तो आया है 2014 के बाद कि जिस दृष्टि से छोटी छोटी बातों पर जो बड़े बड़े दंगे होते थे वो दंगे इस देश में रुके हैं। अखबारों में तमाम बड़े विज्ञापन छपते थे कि किन किन चीज़ों से दूर रहना है, चाहे बस की। फिर भी हम दिल्ली दंगों को नहीं भूल सकते। नहीं, क्या करें? फिर भी हम दिल्ली दंगों को नहीं भूल सकते। नहीं, बहुत सारे ऐसे दंगे हैं देश में कि उन पे आप नहीं भूल सकते। और जो एक बार बार आप पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब कुछ मिला नहीं। लालू प्रसाद यादव ने जब रेलवे में नौकरियां दी थी तब भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला था। 10 साल बाद उनके व्यक्ति को जब तोड़ा गया तो निकला कि नौकरियों के बदले जमीन दी गई थी, प्लॉट दिए गए थे, तो वहां नगद केस बरामद ही नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है ईडी सीबीआई को कि जो पैसा लिया गया है वो बड़ा होशियार तरीके से कहीं लगाया गया है। निश्चित तौर से वो चीजें हैं जो आगे जाके एक्सपोज होंगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात। नाजिम साहब, जवाब आप। क्या सवाल क्या था? सवाल यही कि आखिर सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठते हैं, सिर्फ विपक्ष के ऊपर सवाल क्यों उठते हैं? सवाल ये है और जवाब इधर से आ रहे जनता के बीच से। जनता ये कह रही है कि कौन सी पार्टी इस गठबंधन में जो हिंदुओं के साथ में खड़ी है। देखिए साजिया जी, मैं बताऊं, ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है। अभी जिस तरीके से हमारे अंकल ने कहा था कि कौन सी पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तो वो भी एक सवाल है, कौन सी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है? क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक, सुनिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है और सबकी धार्मिक किताब सिर्फ और सिर्फ संविधान है। आप हम सब लोग संविधान को मानने वाले, और ये संविधान ही है जो हम सबको हर राइट देता है अपने मजहबी तौर पर हर चीज इस्तेमाल करने का। और देखिए, ये बात सुनिए, देखिए मौजूदा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता को रोजगार देना और महिलाओं की सुरक्षा करना, ये नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की, और जनता का हक बनता है कि सरकार से हर सवाल करे अपने मुद्दों पर। ठीक है, देखो, इन्होंने जो हिंदू की पार्टी की बात बोला ना, इस बात का तो मैं कंडेम करता हूँ। कोई भी पार्टी किसी धर्म के साथ खड़ी है वो बेकार है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, कितनी बार कहा है कि पहला हक मुसलमानों का है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है। ऑब्वियसली बात है ये। इन्होंने भाई साहब आम आदमी पार्टी ने अल्पसंख्यक के बारे में बोला था। नहीं, अब वो एक अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है यहाँ? तो भारत के अंदर अल्पसंख्यक तो भारत के अंदर पारसी है, जैन है, सिख है, आपको भी यही नहीं पता कि अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक की भाषा में सिर्फ मुसलमान को ही माना जाता है। इन्होंने कभी कोई चीज की डिमांड नहीं की।
पारसी ने, जैन ने, सिख ने कभी किसी चीज की डिमांड आज तक नहीं की, ना करेंगे। वो मेहनत के लोग हैं, इसलिए वो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए। अब इन्होंने आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं, इन्होंने ये भी आपके साथ खड़ी है, किसके, मोमडन के साथ, क्यों कि इन्होंने मौलानाओं को एक निश्चित अमाउंट में मंथली देना स्टार्ट किया, उससे पहले कभी नहीं हुआ। किसने? क्या वो एक पक्ष के लिए है? क्या वो सिर्फ मुसलमान के लिए? ये सबके लिए है। ये भ्रम मत फैलाओ, ये भ्रम फैला रहे हो आप। आज दिल्ली सरकार में जो पानी मुफ्त दिया जा रहा है वो सारे वर्गों को बराबर दिया जा रहा है। इसमें कोई जन्म, जाति और धर्म को देख के नहीं दिया जा रहा। आज ये भ्रम फैला रहे हो, ये भ्रम फैलाने के लिए मत। नहीं, आप कितने पुजारियों को मंथली पैसा दे रहे हैं? आप कितने पुजारियों को दे रहे हैं? जबकि मौलाना को दे रहे हैं, पुजारियों को। स्कूल किसके लिए बने हैं? आज हॉस्पिटल किसके लिए बने हैं? सारे धर्मों के लिए बने हैं। नहीं, कपिल जी, उनका सवाल है कि आप मौलानाओं को तो देते हैं लेकिन पुजारियों को नहीं देते पैसा। कौन कह रहा है पुजारियों को नहीं दे रहे? आप जाके देखो मंदिरों में क्या हो रहा है। आप देखिए ट्रस्ट कैसे काम कर रही है। हर जगह ट्रस्ट काम कर रही है, हर जगह ट्रस्ट काम कर रही है। सर, सरकार की हो रही है, सरकार कर रही है। जहाँ पे ट्रस्ट बनी है, जहाँ पे काम हो रहा है। बात ट्रस्ट की नहीं है, आपकी सरकार कितना दे रही है? नहीं था, ट्रस्टों के अंडर में नहीं ट्रस्ट वहाँ पे। अरे सर, ट्रस्ट का मतलब आप जाके सर देखिए पहले, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन और उत्तर किस पे हो रहा है? सरकार पे हो रहा है। ये जानना चाहते हैं कि सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है हिंदुओं के लिए, खास करके दिल्ली सरकार पर सवाल। देखिए, दिल्ली सरकार पर देखेगा सवाल तो उठने कितने इनके नेता जो लोग हैं, मेन और मुख्य थे, सब जेल के अंदर है, जमानत नहीं हो पा रही है उनकी। तो इससे अंदाजा लगा लो कि उन्होंने जनता का कितना काम किया, जनता का कितना पैसा उड़ाया है इन्होंने। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, ये एनडीए गठबंधन के अंदर है, इनकी सोची समझी नीति है कि हिंदू धर्म और सारा धर्म को नीचा दिखाया जाए। मैं ये कहता हूँ कुछ मुसलमान हैं जो इस पक्ष में नहीं है, पर कुछ मुसलमान हैं संविधान को नहीं मानते हैं। यही हमारे देश में दुख का कारण है। कानून सबके लिए एक है, अगर सजा मिलेगी तो सबको मिलनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जो ये बात कर रहे हैं ना कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज ये जम्मू कश्मीर में जाके देखिए वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और सिर्फ डेवलपमेंट की बात ही नहीं है, मोदी जी ने इतने योजनाएं देश में लाए हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट पे बिल्कुल चल रहा है। के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भाई वो वैगनार कार कहाँ गई? ग्लोस्टर से चलते हैं जो करीब 45-50 लाख रुपए गाड़ी है, ठीक, सुरक्षा नहीं लेंगे हम। फिर पंजाब की पुलिस उनके सुरक्षा में आती है। गुजरात जाते हैं, कहते हैं हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, फिर कुछ हो जाता है, फिर ड्रामे करते हैं। तो केजरीवाल मतलब ड्रामा। केजरीवाल जी से दिल्ली और देश की जनता को बहुत उम्मीदें थी कि केजरीवाल आए हैं कुछ नया करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस या अन्य जो भी पार्टियां हैं उनके भी कंधे पे लात रख के आगे चले गए। और जो भी भाई साहब ये कह रहे थे, पता नहीं किस पार्टी के प्रवक्ता, मैं नहीं जानता हूँ, पीस पार्टी से, तो आपका काम ही IM और जो ओवैसी जी हैं, तो आपका एक ही काम है, जो दोनों लोगों का काम है, पीस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को डराती थी कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा। 14 से लेकर के आज 24 आने वाला है, कोई मुसलमान देश से बाहर नहीं गया। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, ये देश हमारा, ये किसी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के सब भाइयों का है। तो इस हिंदुस्तान को तो छोड़कर भारत का मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। हमारे सीने पे आज भी गोलियों का निशान है, जलियांवाला बाग का। कौन कह रहा है यहाँ से जाने के लिए? नाजिम साहब, जाने के लिए कौन कह रहा है? एक सेकंड रवि जी, जाने के लिए कौन कह रहा है? आप ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा खून है। बेशक हमारा खून है, जाने के लिए कौन कह रहा है? देखिए, जिस तरीके से अभी कहा ना कांग्रेस के बारे में, ये बताइए, देखिए इस देश के अंदर ये संविधान चलता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देश छोड़कर चले जाइए, तो आपने ये जवाब कैसे दे दिया? मैं ये समझना चाहता हूं। अरे सर, ये देश में सरियानी संविधान चलता है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? ये देश संविधान से चलता है, ये किसी की आस्था से नहीं चलता है। यहाँ सरियाना चलेगा ना, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चलेगा। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं। नाजिम साहब एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नाजिम साहब, आपसे सवाल यह है कि आपको किसने कहा कि इस देश में आपको नहीं रहना है? इस देश में जो अधिकार हिंदू को प्राप्त है वो मुसलमान को भी प्राप्त है, तो इस प्रकार की भाषा क्यों और इस प्रकार की बातें क्यों कि हम यहाँ रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, शरिया नहीं चलेगा? बेशक संविधान चलता है, इस प्रकार की बातें। हाँ, देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आए दिन ये कहते हैं कि जिन्हें भारत पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए। अब की बात है ना, मेरा ये सवाल ही नहीं था। मेरा ये बात कह रहा हूँ, नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। जो वो लोग बार बार ये कहते हैं, तो मैं उन्हें याद दिला दूं, सुनिए सर,
मैं याद दिला दूं, हमारा खून शामिल है इस मिट्टी के अंदर। तो यहाँ देखिए, ये संविधान के तहत ही हम लोग हैं, इस बात को मान के हमारा खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और इस देश ने हमें बनाया है, ये नहीं भूलना चाहिए। एक सेकंड, आप लोगों ने एक लाइन सुनी है क्या? सरकार बदले संस्कार। ये लाइन बहुत फेमस हो जानी चाहिए। जिसकी बातें कर रही है, इन्होंने खून बहाया, ये किया, ये वही लोग हैं जो हमारे लोगों को रोलर से चला देते थे। ये वही आपका इतिहास। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 2050 में इन लोगों की जनसंख्या हमसे अधिक हो जाएगी। हमें परेशानी नहीं है। परेशानी यहाँ पर ये है कि बात यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप की हो रही है। ये देश स्पिरिचुअलिटी से नहीं चल रहा है। ये देश एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे चल रहा है। यहाँ पर किसी कौम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात इंसानियत की है। आज जो आप सरकार चुनेंगे, आने वाली आपकी सारी पीढ़ियां खुश रहेंगी, उसको सोच के ही आपको सरकार को चुनना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि जब देश गुलाम हुआ था, ब्रिटिश लोग भारत आए, उससे पहले हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने गायों के कत्ल खाने शुरू किए। उसमें मुसलमान युवाओं को भर्ती इसलिए किया गया ताकि फूट डालो और शासन करो। जब आज़ाद हो गया देश, उसके बाद भी अब तक सभी पार्टियां उसी थीम पर काम करती आ रही हैं। और यही कारण है कि अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है कि रामानंद सागर ने रामायण देखा के पूरे हिंदुस्तान को रामायण से जोड़ा, मतलब, और बीजेपी ने राम मंदिर से अयोध्या से जोड़ने का काम किया है। अब विपक्षी पार्टियों की तकलीफ ये है कि जो हम थीम पे काम करते आ रहे थे, हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट पोकर, अब वो क्या करेंगे? उन्होंने गोलियां चलवाई हिंदुओं पर, कार से को पर, जब राकेश आडवाणी रथ यात्रा लेकर आए थे। तो वो कारण कहीं ना कहीं विपक्ष के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आज भी वो उसी थीम पर काम करना चाहते। सच्चाई है कि हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई है ही नहीं।